लास्ट वीडियो में हमने एक डेटा पाइपलाइन बनाई यूजिंग स्ट्रीम्स एंड टास्क्स। तो हम उसको और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाई है जो थोड़ी सी पुरानी है स्नोफ्लेक में ही, उसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव डेटा इंजीनियरिंग। उसमें क्या होता है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पूरा फ्लो खुद ही डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो, हमने एक अलग से कंडीशन डाली कि भाई अगर स्ट्रीम में डेटा आए तो आपको ये टास्क में चलाना है। फिर हमने उसमें एक सेलेक्ट की कंडीशन दी कि अगर मेरा जो ऑपरेशन है वो सेलेक्ट है तो आपको ये करना है। ऐसे उसमें और भी ऑपरेशन होते हैं और उसकी वीडियो हम आगे बनाऊंगा मैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इम्पेरेटिव अप्रोच कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में ये जो टॉपिक है हमारा डायनामिक टेबल्स। इसके अंदर हमारी डिक्लेरेटिव डेटा इंजीनियरिंग के अप्रोच होते हैं, जिसके अंदर हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं कि ऐसे ऐसे होने वाला है और उसको फिर भूल जाते हैं। डायनेमिक टेबल एक स्पेशल टाइप की टेबल है जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। हम उसको ग्राफ के फॉर्म में बना सकते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। डायनेमिक टेबल को बनाने से पहले एक बार हम अपना डेटा देख लेते हैं कि वो कैसे दिखता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी रॉ ऑर्डर्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी है और ये मेरा पेलोड है। मैं अपने कैमरे को ऊपर ले जाता हूँ जिससे आप लोग को ये अच्छे से दिख जाए। तो ये एक जेसन स्ट्रक्चर के अंदर है, अगेन एक वेरिएंट कॉलम के अंदर है। तो हमारा जो काम है वो यही है कि इसको एक्सट्रैक्ट करके एक टेबलर फॉर्मेट में लेके आना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायनामिक टेबल बनाएंगे और उसके बाद फिर हम एक और रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट कराएंगे और देखेंगे कि डायनामिक टेबल में वो कैसे आता है। अगर आपको डिफरेंस देखना है कि टास्क स्ट्रीम्स वर्सेस डायनामिक टेबल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो अभी आपको लाइव दिखाई देगा कि डायनामिक टेबल कितनी ज़्यादा ईजी है बनानी, उसको मैनेज करना कितना ईजी है, उसको विजुअलाइज करना कितना आसान है। हालांकि स्ट्रीम और टास्क भी यूज़ होते हैं, लेकिन डायनामिक टेबल का अपने अलग यूज़ केसेस होते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है डायनामिक टेबल के, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो डायनामिक टेबल काम कैसे करता है? डायनामिक टेबल के अंदर हम एक टारगेट लैग देते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। टारगेट लैग वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जो स्नोफ्लेक लेगा उस टेबल को रिफ्रेश करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 1 मिनट लेगा स्नोफ्लेक रिफ्रेश होने के लिए। दैट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैंने 10 मिनट दिया, तो हो सकता है आपका ऑपरेशन 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 5 मिनट में हो जाए, लेकिन वो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। व्हिच मीन्स जो उससे पहले हैं, जो सोर्स हैं, वो हर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम में वो चेक करेगा और वो लोड करेगा डेटा। तो इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है, टारगेट लैग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू अलाउ योर डायनेमिक टेबल टू फॉल बिहाइंड द सोर्स टेबल। ओके। तो बिहाइंड द सीन्स क्या करता है स्नोफ्लेक ना, बहुत ही इंटेलिजेंटली, इसका जो स्नोफ्लेक का इंजन है बहुत ही इंटेलिजेंटली सोर्स टेबल को ट्रैक करता रहता है और वो एक रिफ्रेश ट्रिगर करता है, जिससे कि हमारा जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश होता है, इसमें मैंने ऑप्शन दिया नहीं है पर मैं डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, वहाँ पे ऑप्शन होगा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का। तो ये सिर्फ उन्हीं रोज को अपडेट करेगा, फिर नई रोज को इंसर्ट इनटू करवाएगा जो नई आई है। पूरा का पूरा जो रॉ टेबल है उसको हर बार पूरा पूरा रीड नहीं करेगा ये, जिससे हमारा बहुत सारा कंप्यूट बचता है। तो अभी हम अपनी डायनामिक टेबल को बना के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो लिटरली सिर्फ ये है डायनामिक टेबल। हमें क्या करना है, क्रिएट और रिप्लेस डायनामिक टेबल। हमारी टेबल का फुल्ली क्वालिफाइड नेम, टारगेट लैग जितना हमको उसको और रिफ्रेश पे डालना है, कौन सा वेयरहाउस ऑब्वियसली यूज करेगी। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी सेलेक्ट क्वेरी है मेरी कि भाई सेलेक्ट करूंगा मैं ये सब कुछ, और उसको लेटरल फ्लैटन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एरे एलिमेंट्स भी हैं। तो इससे पहले मैं एक बार सिर्फ ये सेलेक्ट क्वेरी को चला के देख लेता हूँ। तो देखो सेलेक्ट क्वेरी के अंदर ये है, बहुत ही सिंपल सी सेलेक्ट क्वेरी है मेरी। तो ये उठ के अब मैं मेरी डायनामिक टेबल बन जाएगी। कैसे? मैं पूरी स्टेटमेंट चलाता हूँ तो आप देखोगे डायनामिक टेबल मेरी सक्सेसफुली बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि मेरे डायनामिक टेबल के अंदर डेटा है कि नहीं। यस, मेरे डायनामिक टेबल में डेटा आ चुका है। तो हम अपने डायनामिक टेबल को एक और व्यू में देख सकते हैं। मैं जल्दी से आपको वो व्यू भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने स्नोफ्लेक यूआई में डायनामिक टेबल के ऊपर आया हूँ और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये दिखती है। जैसे आप देख सकते हैं बोल रहा है शेड्यूल है, इसका एक्टिव रिफ्रेश स्टेटस क्या है, रिफ्रेश मोड इज इंक्रीमेंटल विच इज़ बाय डिफॉल्ट। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। टारगेट लैग कितना है और करंट लैग कितना है, और ये मेरे डायनेमिक टेबल की डेफिनेशन है। उसके अलावा हम डेटा प्रीव्यू कर सकते हैं, यहीं पे देख सकते हैं कि डेटा किस तरीके से दिखता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ग्राफ। तो ये बेसिकली आपको ये दिखाता है कि आपकी डायनेमिक टेबल का जो सोर्स है वो क्या है। जैसे रॉ ऑर्डर्स मेरी डायनेमिक टेबल का सोर्स है, तो ये इस तरीके से दिखाता है और इसका आप पूरा ग्राफ बना सकते हो कि एक डायनेमिक टेबल है, रॉ रॉ लेयर है आपके, उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में मल्टीपल डायनेमिक टेबल हो सकती है। उसके बाद एक और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो जिसका सोर्स एक और डायनेमिक टेबल है।
तो ये पूरे सीक्वेंस बनता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम डायनामिक टेबल को और गहराई में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं। रिफ्रेश हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि ये कितनी बार रिफ्रेश हुआ है। मैक्सिमम लैग 49 सेकंड्स है, करंट लैग इज़ 34 सेकंड्स, 1 मिनट लैग है। अच्छा, यहाँ पे ना इंक्लूड एम्प्टी रिफ्रेश, अगर आप इसको इंक्लूड करोगे ना, तो ये वो भी दिखाएगा। जैसे आप देखोगे, ये क्रिएट किया मैंने, ये शेड्यूल्ड है, ये दोनों जो रन्स हैं वो शेड्यूल्ड है। अभी टाइम हुआ है 4:27, तो 4:26 4:25 पे हुआ, 4:26 पे हुआ, यहाँ पे ना कुछ रिकॉर्ड ही नहीं आया है, डेटा नहीं आया है, देख सकते हो आप, नो डेटा। तो जो ये नो डेटा वाले हैं ना, इसके लिए आपका वेयरहाउस नहीं चलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है, अगर मैंने 1 मिनट दे दिया है तो हर मिनट चलेगा, वो चेक करेगा, लोड कुछ नहीं करेगा तो मेरा वेयरहाउस रन हो रहा है, मुझे पैसा देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये सिर्फ़ टारगेट लैग को मीट करने के लिए चेक करता रहता है और सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को बिल करेगा जिसके लिए जिसमें उसने एक्चुअल में डेटा को लोड किया है। जैसे मैं इसको साइड में और स्क्रॉल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बस +2 जो थे वो हुए हैं, लोड हुई हैं। उसके अलावा और यहाँ पे 0 है, व्हिच मीन्स कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आप देखोगे वेयरहाउस यूज्ड के अंदर, यहाँ पे सिर्फ़ जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें ही आपका वेयरहाउस यूज़ हुआ है, इन दोनों में आपका वेयरहाउस यूज़ नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही फ्लेक्सिबल बना देता है। तो अब हम वापस चलते हैं, एक नया रिकॉर्ड हम लोग ऐड करेंगे इस डायनामिक टेबल में और फिर देखेंगे कि अपने आप डेटा किस तरीके से आता है। तो अब हम एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। मैंने इंसर्ट इनटू कराया, मेरी एक रो आ गई है। अब हम फिर से जाके देखते हैं कि क्या मेरी वो रिकॉर्ड आया, नहीं आया। देखो अभी भी नहीं आया, राइट? हम अब थोड़ी-सी देर वेट करेंगे। हो सकता है इतनी देर में बोलूँ, इतनी देर में हो ही जाए, बिकॉज़ इट द अगेन आई सेड, जो 1 मिनट है दैट इज़ नॉट द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो कि स्नोफ्लेक लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता रहूँगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने कि आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। ओके, तो ये वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्चुअली में कोई रो इंसर्ट इनटू नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, जो ओरिजिनल वैल्यू मैंने इंसर्ट इनटू कराई थी, दैट वाज़ ब्रूस वेन मेंबरशिप प्लैटिनम, और उसके लिए एक प्रोडक्ट था मेरे पास, 25 प्राइस था उसका और 10 क्वांटिटी थी। तो बेसिकली जो सम होगा फिर इसका वो 250 आएगा, बिकॉज़ 10 आइटम है और 25 एक का प्राइस है, तो 250 हो गया। लेकिन जो नई टेबल मैंने इंसर्ट इनटू कराई है ग्रैपलिंग हुक, उसका जो प्राइस है वो 150 है और आइटम 2 है, व्हिच मीन्स टोटल जो हो गया इसका, वो हो गया कितना, 15 टू ज़ 30 व्हिच इज़ 300 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरी टेबल देखोगे तो यहाँ पे वो वही दिखा रहा है, 550 दिखा रहा है सेम पर्सन के लिए। व्हाई? अगर हम अपनी रॉ टेबल को जाके देखें अभी, दिस इज़ माय डायनामिक टेबल एंड दिस इज़ माय रॉ टेबल। तो रॉ टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रूस वेन के लिए जो आइटम थे, वो क्वांटिटी 10, 25 दैट इज़ 250 प्लस ये हो गया 150 टाइम्स 2 व्हिच इज़ 300। तो हमारी जो डायनामिक टेबल की अगर आप यहाँ पे डेफिनिशन देखोगे तो वो क्या कर रहा है, वो सम कर रहा है। हर एक कस्टमर और उसके टियर के लिए वो सम कर रहा है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों को, बेसिकली टोटल स्पेंड निकालने के लिए। तो जैसे ही मैंने अपनी रॉ टेबल में एक और टेबल इंसर्ट इनटू किया, उसने एक नई रो नहीं बनाई। उसने ब्रूस वेन और प्लैटिनम के बेसिस पे, बिकॉज़ दीज़ आर माय 2 ग्रुपिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो इन दोनों के बेस पे, क्योंकि 2 रोज़ एक्सिस्टिंग थी, तो उसने उसको रिकैलकुलेट किया, तो तब उसने इसको इंसर्ट इनटू करा दिया। इसलिए जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ, मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ, अगर आप देखोगे तो नो डेटा आ रहा था यहाँ तक, लेकिन जैसे एक इंक्रीमेंटल डेटा आया, अब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने हॉवर ओवर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रो इंसर्टेड और एक रो डिलीटेड, व्हिच मीन्स जो इनिशियली रो आई थी, जो पहले वाली एंट्री थी जिसमें सम होके आया था, दैट गॉट डिलीटेड, और नई रो इसने इंसर्ट करी है और ये चीज़ उसने अपने आप किया। यहाँ से मैं इसको हाइड ये देख भी सकता हूँ लिटरली कि क्या-क्या उसने किया है, 2 रो रिमूव करी और 3 रो ऐड करी। ये इसका इनपुट डेटा किस तरीके से चेंज हुआ है, वो उस चीज़ को भी ट्रैक करता है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सिंपल था करना। डेटा प्रीव्यू में हम वही चीज़ देख सकते हैं जो अभी हमने वहाँ पे देखी थी। तो इस तरीके से डायनामिक टेबल्स हमारे बहुत काम आते हैं। स्ट्रीम और टास्क से ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिनके बाद अभी हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तब करेंगे। तो ये है डायनामिक टेबल की डॉक्यूमेंटेशन। आई हाइली रिकमेंड कि आप इसको गो थ्रू करो। पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, मैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे जाता हूँ। ईच रिफ्रेशेस फॉलोज दीज स्टेप। तो स्नोफ्लेक जो है वो रिफ्रेश करता कैसे है, वो डिटेक्ट करता है कि बेस में कोई चेंज हुए हैं, दैट्स स्टेप नंबर 1। अगला स्टेप है कि अगर डायनेमिक टेबल इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे है, तो जो रो चेंज हुए हैं सिर्फ वही जाएगा। अगर वो फुल रिफ्रेश कर रहा है तो इंटायर डेटा सेट आपका उठ के आ जाएगा। मतलब अभी हम इसकी क्रिएट टेबल भी स्टेटमेंट देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें हम मल्टीपल मोड्स में कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंटल होता है, पर हम फुल रिफ्रेश पे भी डायनामिक टेबल को बना सकते हैं।
तो अगर इंक्रीमेंटल है तो जो रो चेंज हुए हैं सिर्फ वही उठ के हमारे फाइनल टेबल में जाएंगी। और लास्ट क्या है, न्यू रिजल्ट आर अप्लाइड टू डायनामिक चेंजेस एटॉमिकली सो रीडर्स नेवर सी पार्शियल रिफ्रेशेस। मतलब बहुत ही, ये जो नए चेंजेस अप्लाई कर रहा है एटॉमिकली रिप्लाई एटॉमिकली डाल रहा है, मतलब ऐसे नहीं आधे चेंज हो गए आधे नहीं हुए, कंप्लीट चेंज हो गए अगर हमेशा होंगे तो। ठीक है। नीचे की कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए हुए हैं कि व्हाट डज द टारगेट लैग एक्चुअली मींस, व्हाट आर द वेरियस रिफ्रेश मोड। ऑटो है इसके अंदर, इंक्रीमेंटल है, और अभी हम आगे देखने वाले हैं ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग हम इसको कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट, दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझाना चाहूंगा। डायनेमिक टेबल की कॉस्ट आती कहाँ से है, तो पहली जो कॉस्ट है वो उसके वेयर हाउस के कंप्यूट की है। तो बेसिकली जब आपका रिफ्रेश हुआ और आपका डेल्टा कुछ आया तो उस डेल्टा को उठा के डालने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो पैसा लगेगा वो आपको देना है। क्लाउड सर्विसेज ये वो है, वो सिर्फ ट्रैक करता है, डिपेंड मतलब वो सिर्फ ट्रैक करता है और कोऑर्डिनेट करता है रिफ्रेशेस को। तो बेसिकली स्नोफ्लेक का यूआई अपने आप हैंडल करता है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होती है, बट हाँ इट एड्स टू द कॉस्ट, बट वो अगेन बहुत ही मिनिमल होती है। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट है जो आपके डाटा लोड होने में लग रही है, जो वेयरहाउस की कॉस्ट है, दैट इज वे मोर देन द कॉस्ट जो कि सिर्फ रिफ्रेश डेल्टा को कैप्चर करने में लग रही है। मतलब वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि भाई ये 4 रोज अभी अभी आई है तो मुझे इसको इंसर्ट करना है। अगर कुछ नहीं आया है तो वो चेक करता रहेगा, लेकिन उसके जो कॉस्ट होगी वो क्लाउड सर्विसेज कॉस्ट में आएगी, वो आपके कंप्यूट की कॉस्ट में नहीं आएगी। अगेन स्टोरेज, दिस इज अ वेरी बेसिक वन, की स्टोरेज की कॉस्ट आपकी लगेगी, जितना डेटा आप स्टोर करोगे उतनी आपकी कॉस्ट लगेगी। डायनामिक टेबल कब यूज़ करनी चाहिए, मैं ये बताऊंगा कब यूज़ नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। पर कब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मैक्सिमम 60 सेकेंड है। तो अगर आपका जो डेटा है वो बहुत ही टाइम सेंसिटिव है, ठीक है, हेल्थ का डेटा है, फाइनेंस डेटा है, बहुत ही टाइम सेंसिटिव है, इट्स लाइक आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए, तो आई रिकमेंड कि आप स्ट्रीम्स और टास्क में जाओ, क्योंकि आप वहाँ पे उसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो हमारे डायनामिक टेबल्स है वो अप टू 60 सेकेंड्स, दैट इज़ द मिनिमम टारगेट लैग जो हमको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, कोई प्रोसीजर या फिर एक्सटर्नल फंक्शन की डेफिनेशन हम इसमें नहीं दे सकते हैं। और लास्ट चीज़ द जो यूडीटीएफ है, यूज़र डिफाइंड टेबल फंक्शंस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो और जो लैटरल जॉइंट्स हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स होते हैं, वो हो सकता है डायनेमिक टेबल जो है वो सपोर्ट ना करे। ठीक है। अ, अभी हम क्रिएट अ डायनेमिक टेबल देख लेते हैं कि डायनेमिक टेबल एक्चुअल में कैसे बनता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास इसने पूरी वैल्यूज़ दी हुई है, इसने पूरा आई हाई अगेन बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, हाईली रिकमेंड गोइंग थ्रू इट। एक-एक स्टेप बाय स्टेप इसने करके दिया कि भाई किस तरीके से डायनेमिक टेबल काम कर रही है, एकदम बहुत ही अच्छे से। मैं एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन पे चलता हूँ जहाँ पे एक्चुअल में सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये है इसका सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस डायनेमिक टेबल। मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ पूरे को, यस। टेबल नेम, उसके बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम विद करके इस पे मास्किंग पॉलिसी लगा सकते हैं, एक प्रोजेक्शन पॉलिसी लगा सकते हैं, टैग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर विद कॉन्टैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। पर्पस क्या है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। टारगेट लैग हम यहाँ पे सेट करते हैं, हम सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज़ में कर सकते हैं, और डाउनस्ट्रीम पे डिपेंड हो जाए ये भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब काम आता है जब हमारी जो सोर्स टेबल है वो भी एक डायनामिक टेबल हो। हम शेड्यूलर ऑन कर सकते हैं, वेयर हाउस। तो जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं ना, दोज आर लाइक ऑप्शनल, मतलब कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है, लेकिन जो कंप्लीटली बिना किसी स्क्वायर ब्रैकेट के लिखा है, दैट इज़ अ वेरी मैंडेटरी फील्ड, लाइक दिस इज़ मैंडेटरी, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, दिस इज़ मैंडेटरी। तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का ऑप्शन है। लिनक्स अगर आप लोगों को आता है, पता है, अगर आप मैन पेजेस पढ़ते हो लिनक्स के ऊपर, तो आपको ये चीज़ पता होगी, अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि ईदर दिस और दिस, तो दिस इज़ एन और सिंबल, जो पाइप का सिंबल होता है और होता है। तो शेड्यूलर एक ऑप्शनल फील्ड है इसको बनाने में, लेकिन या तो उसकी वैल्यू या तो डिसेबल हो सकती है या फिर इनेबल हो सकती है, ऐसे होता है। तो ये सारे के सारे आप क्लस्टर बाय कर सकते हो। आप डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज़, बेसिकली उसका टाइम ट्रैवल कितना होना चाहिए, आप वो भी सेट कर सकते हो। कमेंट डाल सकते हो, कॉपी ग्रांट्स हो गए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि गो थ्रू करो और एटलीस्ट एक-एक बार इसको खुद से बना के देखो और खुद से प्रैक्टिस करो, बहुत ही पावरफुल है। ऑफ कोर्स इसके यूज़ केस अलग हैं, स्ट्रीम टास्क के यूज़ केस अलग हैं, लेकिन ये फार बेटर, फार मोर सिंपल, ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू डिप्लॉय एंड ईज़ी टू मेंटेन है। I hope you guys enjoyed. I will see you in the next one. Thank you.